नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं और कौन कौन सी क्लास लगेगी, पहले आपको यही बता देता हूं। योगी के उत्तर प्रदेश आ रहे माफिया अतीक की गाड़ी क्या आज रात पलटेगी? उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक अहमद और साईं बाबा में क्या बात हुई थी, आज इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। माफिया अतीक ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे बना ली, किसका संरक्षण मिला हुआ था, आज एक एक डिटेल आपको दूंगा। इसके अलावा क्या सोनिया गांधी को भी अब राहुल गांधी पर भरोसा ना रहा, आज इसका चैप्टर होगा। सचिन पायलट की बगावत के पीछे बीजेपी है या गांधी परिवार, आज इसकी जानकारी भी दूंगा। आबादी 150 करोड़ तो चीन बच्चे पैदा करने का स्पेशल ऑफर क्यों दे रहा है, आज इसकी बात होगी। ममता का पत्ता कटा लेकिन केजरीवाल की बड़ी लॉटरी कैसे लग गई, इसका चैप्टर होगा। केजरीवाल की पार्टी के बड़े प्रमोशन के पीछे की पूरी कहानी आज आपको बताऊंगा। और आखिर में राहुल गांधी तंदूरी चिकन और शराब की ग्लास वाली फोटो का सच क्या निकला, यह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में जुट गए। कांग्रेस के बुलावे पर नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे। खबर है कि इस दौरे में नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे और विपक्ष के कई दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। खबर है कि बैठक में कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर लगा सकती है। इससे पहले नड्डा ने कर्नाटक के बीजेपी नेताओं के साथ एक लंबी बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य में आरएसएस की रैली मार्च रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की मैराथन पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर वो पहुंचे। फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछने शुरू कर दिए। इससे पहले 25 मार्च को भी सीबीआई इस मामले में तेजस्वी से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन में दिखा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से पहुंचे बुलडोजर ने एक मस्जिद की दीवार और कमरों को ढहा दिया। मस्जिद कमेटी ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के यह कार्रवाई की गई। भारत में एप्पल का पहला ऑफिशियल रिटेल स्टोर अगले हफ्ते खुल जाएगा। कंपनी की तरफ से आज इसकी जानकारी दी गई है कि मुंबई में 18 अप्रैल को एप्पल बीकेसी स्टोर खुलेगा, जबकि दिल्ली में एप्पल साकेत स्टोर 20 अप्रैल को ग्राहकों के लिए खुलेगा। इन स्टोर्स की ओपनिंग के लिए खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत दौरे पर आ रहे हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें बताऊंगा कि क्या योगी के यूपी आ रहे माफिया अतीक की गाड़ी आज रात पलटेगी। उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक अहमद और साईं बाबा में क्या बात हुई, आज अतीक अहमद कितना डरा नजर आया। साथ ही बताऊंगा कि माफिया अतीक ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे बना ली। माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है। लेकिन पिछले बार से इस बार में कितना कुछ बदल गया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। और क्या नतीजा भी बदलेगा, पिछले बार तो गाड़ी नहीं पलटी, इस बार पलटेगी क्या आज रात। पाठशाला में मैंने आपको बताया ही था कि अतीक का गुजरात से यूपी का चक्कर लगता रहेगा बॉस। अब वो दिन गए जब लोग इसके पास चक्कर लगाते थे कि मालिक कुछ कुछ कर दी। अब ये चक्कर लगा रहा है यूपी से गुजरात, गुजरात से यूपी। पिछली बार अतीक अहमद मार्च में जब प्रयागराज लाया गया था तो उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। इस बार भी अतीक को लग रहा है कि उसे जान से मार दिया जाएगा। इतना डरा हुआ है ये माफिया। और ये वो अतीक है जिसका अपराध का साम्राज्य प्रयागराज से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। इसका दिल धक धक कर रहा है। चिकन हार्टेड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, मुर्गी जैसा दिल भक भक कर रहा है, जिसके लिए किसी को जान से मारना, किसी को दिन दहाड़े अगवा कर लेना मामूली बात हुआ करती थी। जो अतीक 43 साल तक पुलिस और कोर्ट से बचता रहा, वही अतीक आज मामूली अपराधी की तरह लगातार कोर्ट में पेश हो रहा है। और सिर्फ कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है,
उसका दिल धक धक कर रहा है कि आज रात बचूंगा या नहीं बचूंगा, आज रात कहीं गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, योगी जी के राज में कहीं मेरा इंसाफ सड़क पर तो नहीं हो जाएगा। अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम अतीक को लाने के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल गई। यूपी पुलिस ने कोर्ट का वारंट जेल प्रशासन को दिखाया और उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। दोपहर करीब 2:15 बजे अतीक अहमद को जेल से बाहर लाकर यूपी पुलिस की वैन में बिठा दिया गया। उसके बाद यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। प्रयागराज आने के नाम से ही अतीक अहमद की तबीयत खराब हो गई। कहने लगा कि नहीं बॉस, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, कहां लेके जाइएगा। सुबह से आनाकानी के मोड में था कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक अंदर से फील नहीं हो रहा है। अतीक ने जेल अधिकारियों से कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर उसका मेडिकल कराया कि देखें जरा टेस्ट में क्या आता है। टेस्ट किया तो सब ठीक निकला। तो समझ में आया ओ सारी परेशानी जो है वो इधर डर लग रहा है। अतीक के बहानों की एक न चली और मेडिकली फिट होने के बाद उसे रवाना कर दिया गया कि बैठ गाड़ी में बैठो, चलेंगे तुमको लेके। इसी तरह का बहाना अतीक ने पिछली बार प्रयागराज से साबरमती जाते समय भी किया था। उस समय भी उसके बहाने काम नहीं आए थे। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने फिर से आशंका जताई कि उसकी जान को खतरा है। अतीक ने कहा कि ये लोग उसे ले तो जा रहे हैं लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सब उसे मारना चाहते हैं। आपको एक बार सुनाता हूं कि अतीक कितना डरा हुआ है। सुनिए जरा, देखिए ये माफिया अतीक कैसे डर कर बातें कर रहा है। सही नहीं है, मारना चाहिए, सही नहीं है, करना चाहते हैं मारना चाहिए, सही नहीं है, करना चाहते हैं मारना चाहिए। कितनों को तुमने मार दिया अतीक, और आज गाड़ी में बैठ के खुद डरे हुए हो, ये मारना चाहते हैं। अब समझ में आया मौत का डर क्या होता है। दूसरों को तो देने में बड़ा मजा आता है, 4 पिस्टल रख लिए, 6 गुर्गे रख लिए, बम फोड़ दिया, लेकिन जब अपने पर आती है तो कैसा लगता है समझ में आ रहा है। प्रयागराज आने के नाम से अतीक अहमद की रूह कांप जाती है भाई। अतीक को पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ माफिया के खिलाफ कैसा एक्शन ले रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी करा लेते, लाने की क्या जरूरत थी। प्रयागराज लेके क्यों जा रहे हो, वीडियो से करा लेते काम। सुनिए क्या बोल रहा है। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो इतना घबराया हुआ है कि कह रहा है बॉस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ना हमसे पूछ लीजिए जो पूछना है, लेके क्यों जा रहे हैं। अरे भैया तुम माफिया हो, तुम्हारी सहूलियत से काम चलेगा कि कानून का राज चलेगा। और तुमको ऐसा तड़पता हुआ, डरा हुआ, ये जब समाज देखता है ना तो समाज में कॉन्फिडेंस बनता है। अतीक अहमद के लिए साबरमती से प्रयागराज का रास्ता काटना मुश्किल हो रहा है। रास्ते में एक जगह कुछ ऐसा हुआ जिससे अतीक का बीपी हाई हो गया होगा। उसे लगा होगा कि बॉस अब तो कुछ होने वाला है। दरअसल हुआ यह कि अतीक को लेकर यूपी पुलिस राजस्थान में दाखिली हुई और डूंगरपुर में पुलिस काफिले की वैन खराब हो गई। इसके बाद अतीक को लेकर पुलिस की टीम बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर कुछ देर रुके। यहीं पर अतीक अहमद फ्रेश यानी टॉयलेट होने के लिए गया, टॉयलेट चला गया। यहां पर करीब 1 घंटा तक रुकने के दौरान अतीक अहमद ने कहा कि उसे जो सजा हुई है वो ज्यादा हुई है। साथ ही अतीक ने कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो मानेगा। आपके परिजनों को भी आप पकड़ा गया, क्या कहेंगे? के लिए कहा है आज। क्या कहेंगे अतीक आप? सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। नहीं, इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है।
गलत सजा होगी। अतिक, लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे अतीक? अतीक क्या पर चैलेंज करेंगे? बंदूक की नोक पर फैसला सुना देने वाला अतीक अहमद आज की डेट में कह रहा है कि कोर्ट का फैसला जो होगा वो मैं मानूंगा। एकदम सीधा हो गया। पहले जलेबी की तरह घूमा हुआ था, योगी राज में एकदम सीधा हो गया है। पिछली बार जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था तो अतीक ने अपने एनकाउंटर का डर जताया था। 26 मार्च को अतीक ने क्या कहा था, एक बार वो भी सुन लीजिए। तब भी इसको डर लग रहा था। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। तो जब तब भी आया था तो डरा हुआ था कि मार देंगे, लेकिन जैसे ही 26 मार्च की रात गुजरी और अंदर से ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि बॉस मैं तो बच गया, पुलिस वैन के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो सुबह तक इसको ये फील आ गया कि ये तो मेरा मजाक बनेगा कि ये देखिए अतीक से अतिकवा, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हो गया है कि अतिकवा तो डर रहा है। तो सुबह इसने अपना टोन बदल दिया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने पर तब इसने कहा था कि अब डरने की क्या बात है, कैसा डर। तो पहले डरा हुआ था, फिर कॉन्फिडेंस आया तो बोला डर काहे का, फिर वापस आ गया। आज फिर लेके जा रहे हैं तो कह रहा है मार देंगे ये लोग, हमको ठीक नहीं, नियत नहीं लग रही, फिर डरा हुआ है। इस बार भी अतीक अहमद के सुर साबरमती जेल से निकलने के बाद और राजस्थान आते आते बदलने लगे। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है, आपको यह भी बता देता हूं। अतीक अहमद कल प्रयागराज पहुंचेगा, जहां अतीक को नैनी जेल या पुलिस लाइन में रखा जा सकता है। उसके बाद गुरुवार को अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अतीक अहमद को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड की मांग करेगी। पुलिस 7 दिन या 14 दिन की रिमांड कोर्ट से मांग सकती है। रिमांड मिलने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रहना होगा। तो इस बार ऐसा नहीं है कि आएगा और चला जाएगा, इस बार उसको यूपी में दिन बिताने होंगे। यह भी स्थिति है। अतीक अहमद भले ही आज मामूली क्रिमिनल की तरह कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका इतिहास मामूली नहीं है बॉस। बेहद खतरनाक और शातिर अतीक को यूपी पुलिस की जो अहमदाबाद से ला रही है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल है कि इसको ऐसे ही नहीं उठा के ला रहे हैं। इसको लाने के लिए बाकायदा एक टीम बनी। पुलिस टीम में 32 लोग शामिल हैं जो इसको लेकर आ रहे हैं प्रयागराज। इसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 4 सब इंस्पेक्टर हैं, 26 कांस्टेबल हैं, 6 ड्राइवर भी हैं इनमें, 1 पुलिस जीप, 2 वज्र वाहन। पुलिस टीम के पास 5 AK-47 है, 15 इंसास राइफल है, 5 पिस्टल है। मतलब बहुत जबरदस्त सुरक्षा के बीच इसको लेकर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 32 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक को अहमदाबाद से लेकर आ रही है। हालांकि ये पिछली बार से कम है। पिछली बार 45 पुलिस कर्मियों की टीम गई थी, साबरमती से प्रयागराज लेकर आई थी। इस बार घटकर 32 हो गई, इसलिए भी डरा हुआ होगा। 32 भी कोई कम नहीं होता, लेकिन उसको लग रहा होगा 45 से 32 कर दिए, कहीं मामला ना गड़बड़ा जाए। अच्छा, अतीक अहमद को जिस वैन से लाया जा रहा है वो हाई सिक्योरिटी वैन है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए जो पुलिस टीम भेजी गई है वो तो आपने देख ली। पुलिस टीम जिस वैन से अतीक को ला रही है जरा वो देखिए। इस बार इस वैन में खास सिक्योरिटी का इंतजाम है। देखिए कैसा हाई सिक्योरिटी वैन है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है। मतलब ऐसे ही नहीं कि दरवाजा खुल गया, जैसे आप ऑफिस में अंगूठा लगाते हैं, देखता अरे ये अंगूठे का निशान तो फलाने एम्प्लॉय से मिल रहा है, फिर कहता आओ काम करो। वैसे ही ये वैन तभी खुलेगा जब जिसका अंगूठा का निशान, जिसका उंगली का निशान होगा। इतना हाई सिक्योरिटी वैन में इसको लेकर आ रहे हैं। देख रहे हैं, एक दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा अंदर से बंद है, और उसमें ये बायोमेट्रिक ये लगा हुआ है। अच्छा, इतना ही नहीं है कि सिर्फ बायोमेट्रिक लगा हुआ है, पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं भाई सीसीटीवी कैमरे से कि चलती गाड़ी में क्या हो रहा है। वैन में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है, जो अभी आपको दिखा रहा था। इसका एक्सेस भी सबके पास नहीं है कि कोई भी जाएगा 32 में से कोई भी खोल देगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी जो गए हैं लाने के लिए इसको, वो बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस है। मतलब उनकी बॉडी पे कैमरा लगा हुआ है, ताकि मतलब वो जा रहे हैं अतीक के पास तो वो कैमरे से रिकॉर्ड होता रहे कि वो क्या कर रहे हैं।
जवान बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं। मतलब जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच इसको लाया जा रहा, फिर भी ये डरा हुआ है कि कहीं इतनी सिक्योरिटी के बीच जो है कांड ना हो जाए सड़क पर। यह सारा इंतजाम इसलिए किया गया क्योंकि अतीक को ला रही पुलिस की टीम किसी भी हालात से निपट सके। अतीक अहमद को जिस रूट से लाया जा रहा है वो भी बता देता हूं। पिछली बार भी लगभग इसी रूट से अतीक को प्रयागराज लाया गया था। अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकलकर गुजरात के हिम्मतनगर, राजस्थान के उदयपुर और कोटा होते हुए पुलिस का काफिला शिवपुरी से मध्य प्रदेश में इंटर करेगा और उसके बाद झांसी, बांदा होते हुए प्रयागराज पहुंच जाएगा। मतलब करीब 1300 किलोमीटर का सफर है और करीब करीब 22 घंटे लगे। तो 22 घंटे जो हैं वो आप ऐसे घंटा मत देखिए, अंदर कोई वहां गद्दे नहीं लगे। वो भाई जो है वो आराम से बैठ के लेट के नहीं आ रहा है, अंदर उसको मजा आ रहा होगा। 22 घंटे बैठ के आएगा। वो पुलिस की वैन है, वो आपकी सीडान नहीं है कि बढ़िया गद्देदार कुर्सी लगी हुई आराम से लेट गए। अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब पता चला है कि वारदात के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को फोन किया था और उमेश पाल की हत्या के बारे में बताया था। दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी वो आपको बताता हूं। और क्यों हम कह रहे हैं कि अतीक और साईं बाबा की बात हुई, कल ही मैंने आपको बताया था कि अतीक की पत्नी का कोड वर्ड जो है वो साईं बाबा इन्होंने रखा हुआ था। तो बातचीत क्या हुई अतीक और साईं बाबा यानी उसकी खुद की पत्नी की, वो सुनिए। अतीक अहमद उस समय साबरमती जेल में बंद था। शाइस्ता ने अतीक को उमेश पाल की हत्या की बात बताई कि देखो सुनो मार दिए हैं। अतीक ने कहा कि 18 साल बाद चैन की नींद सोया। उसको मजा आ गया कि मर गया उमेश पाल। असद को शामिल करने पर शाइस्ता नाराज थी कि भाई बेटे को इसमें क्यों घुसाए हो, उससे क्यों मर्डर करवाए हो। शाइस्ता ने कहा कि असद को नहीं लाना चाहिए था। इस पर अतीक ने कहा कि असद की वजह से 18 साल बाद मुझे चैन की नींद आई है भाई, मैं सो पाया हूं, उमेश पाल की वजह से नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। ये शेर जो है इसका खुद का दिल धड़कता है जैसे ही वो पिंजड़े में बैठता है, जो पुलिस वैन है, बैठते ही इस शेर का दिल धड़कने लगता है कि कहीं मेरा शिकार ना हो जाए। कह रहा मैं शेर हूं। आप सोचिए अतीक किस तरह का इंसान था कि उसका बेटा दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है और उस मर्डर के बारे में जानकर अतीक को 18 साल बाद चैन मिल रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक फैमिली के कई मेंबर या तो जेल में हैं या पुलिस से बचते फिर रहे हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। भाई अशरफ बरेली जेल में है। अतीक का बहनोई अखलाक गिरफ्तार हो चुका है। अतीक का बेटा असद फरार चल रहा है। पत्नी शाइस्ता भी फरार है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर की अर्जी लगाई है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर भी जेल में बंद हैं। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एज़म, आबान बाल सुधार गृह में। अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस को नए सबूत भी मिल रहे हैं। अतीक के घर से पुलिस को लाल डायरी मिली है। लाल डायरी में अतीक के गुनाहों का हिसाब है। डायरी में पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड भी है। शाइस्ता परवीन का हरा बैग भी बरामद हुआ है। शाइस्ता के बैग में कई महत्वपूर्ण पेपर मिले हैं बताया जा रहा है। अतीक की डायरी और शाइस्ता के बैग से मिले पेपर्स में पुलिस को अतीक की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली और प्रॉपर्टीज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अतीक अहमद लगभग 43 साल से अपराध की दुनिया में है और इस दौरान अतीक ने अपने खौफ से अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी की। आपको अतीक की काली कमाई के बारे में बताता हूं जो इतनी ज्यादा है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की नहीं होती। अभी तक अतीक की 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है या गिरा दी गई है। 1700 करोड़ और यह अतीक की कुल प्रॉपर्टी का मात्र 15% है। यानी इस हिसाब से अतीक की कुल प्रॉपर्टी करीब 11,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 11,000 करोड़ की संपत्ति है इसके पास। अतीक अहमद ने इतनी दौलत जमा कर ली जो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों की सालाना कमाई से नहीं कर पाता। आपको अगर बताऊं अतीक की कमाई को अगर आप समझना चाहें कि अतीक की कमाई कैसी रही है, अगर आप कंपनियों की कमाई देखें 2022 में, कंपनियों की कमाई, और ये आपको 2022 का बता रहा हूं, 2022, देश की एक बड़ी ऐसी कंपनी की कमाई, एसी कंपनी की कमाई, एसी कंपनी जो एसी बनाती है, उसकी कमाई कितनी है? 8,302 करोड़ सालाना है। देश के बड़े बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल की कमाई, ब्रांडेड
हॉस्पिटल, उनकी कमाई कितनी है सालाना भाई? 6,344 करोड़ रुपए। जबकि अतीक की दौलत कितनी है? अतीक की दौलत भाई ने 11,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती, ये माफिया ने 11,000 करोड़ कमा लिए। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी होती तो देश की 200वीं सबसे बड़ी कंपनी होती भाई। इतना पैसा कमाया है इसने। अतीक ने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर काली कमाई से प्रॉपर्टी बनाई, जिसको चिन्हित किया गया, और खासतौर पर यूपी में तो अतीक की संपत्तियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है। अतीक के 45 से ज्यादा अवैध मकान, गेस्ट हाउस, लॉज गिराए गए, जिनकी कीमत 1,500 करोड़ रुपए। शाइस्ता की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। चकिया में 40 करोड़ का पुश्तैनी मकान गिराया गया है। अशरफ के साले का 30 करोड़ का मकान गिराया गया है। लखनऊ में अतीक का 8 करोड़ का बंगला कुर्क कर लिया गया है। लखनऊ में ही 400 वर्ग मीटर की अवैध जमीन जब्त की गई है। लखनऊ के भैंसोरा में 51 बिस्वा जमीन जब्त हुई है। अकबरपुर में 76 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क हो गई है। कौशाम्बी में 1.76 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। इतने पे तो अभी कार्रवाई हुई है, फिर भी सोचिए 10,000 करोड़ से ऊपर का मामला बचा हुआ है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद होटल के बिजनेस में भी कदम रखने वाला था। मुंबई में अतीक अहमद 5 स्टार होटल बनाने वाला था। होटल का लेआउट और उसकी तस्वीर भी तैयार हो चुकी थी। ये तस्वीर देखिए, ऐसा होटल बनाने जा रहा था। लेकिन उमेश पाल मर्डर के बाद सब ठप पड़ गया, और उम्मीद भी नहीं है कि फ्यूचर में इस पर काम शुरू हो पाएगा, होटल में रह पाएगा। अब जेल ही तुम्हारा होटल और जेल ही का खाना तुम्हारा रेस्टोरेंट का खाना है भाई। तो ये अतीक अहमद की आज की हालत हो गई है। आज रात अतीक अहमद के साथ क्या होगा, ये टाइम्स नाउ नव भारत पर पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जिसमें बताऊंगा कि क्या सोनिया गांधी को भी अब राहुल गांधी पर भरोसा ना रहा, और सचिन पायलट की बगावत के पीछे बीजेपी है या गांधी परिवार। जब से राहुल गांधी की कुर्सी गई है, तब से कांग्रेस का हर छोटा नेता, बड़ा नेता 2 ही काम कर रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी को कोसो, दूसरा राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है ये प्रोजेक्ट करो। ये सब लगे हुए भाई, कोई नहीं पीछे। राहुल जी राहुल जी राहुल जी चल रहा है। अब सवाल यह है कि भाई ये तो हो ही रहा था, तो फिर सोनिया गांधी को इसमें एंट्री की जरूरत क्या पड़ी? क्या उन्हें भरोसा नहीं है अपने बेटे पर कि वो आज की डेट में स्टैब्लिश हो गए हैं विपक्ष के चेहरे के तौर पर? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि आज सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा, और उन्होंने भी यही किया। पीएम मोदी को कोसा और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए सबसे काबिल और जिम्मेदार कांग्रेस को बता दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या सोनिया गांधी को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा कि उन्हें आर्टिकल लिखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी से लड़ सकती है? भाई कायदे से तो उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी, और सब कुछ वैसे भी राहुल गांधी देख ही रहे हैं। तो ये आर्टिकल लिखने की नौबत क्यों आई? वो बता रही है कि विपक्ष को एकजुट अगर कोई कर सकता है और उसके नेता बन सकता है, तो भाई राहुल गांधी हैं। क्या इसलिए उन्हें अब सामने आना पड़ रहा है क्या कि राहुल गांधी को प्रमोट करें? पहले आपको दिखाते हैं कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस आर्टिकल में लिखा क्या क्या है, फिर आगे की बात बताओ। सोनिया गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार में लोकतंत्र के 3 स्तंभों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। संसद सत्र में सरकार ने संसद चलने नहीं दी, विपक्ष को अडानी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने नहीं दिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर आरोप लगाया कि बहुत तेजी से संसद सदस्यता छीन ली गई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि 95% केस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, जबकि यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जानने के बाद कितनी तेजी से काम हुआ या नहीं हुआ, मैं पाठशाला में आपको बता चुका। तो सोनिया गांधी को यह सब लिखकर माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज सवाल इसका पूछा जा रहा है। इसी आर्टिकल में सोनिया गांधी ने आने वाले चुनावों का जिक्र किया और लिखा कि आने वाला समय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ बड़े राज्यों में चुनाव है और मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल होगा। विपक्ष को संदेश देते हुए सोनिया ने लिखा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस एक जैसी विचारधारा रखने वाली पार्टियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते यह कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है। मतलब कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने इशारों में 2024 में विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी के हाथ में देने की बात कह दी। लेकिन राहुल गांधी का इस तरह से एक बार फिर जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है उसमें सवाल फिर उठेगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व पार्टियों कितनी पार्टियों को मंजूर है। भाई आप कह रही हैं, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, पर दूसरों को भी तो कहना होगा ना। आप देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व को विपक्ष के प्रमुख चेहरों में कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसे अगर आप देखें राहुल के नाम पे कौन कौन तैयार नहीं है। इसमें एक नाम है भाई ममता बनर्जी का। उन्होंने तो कहा था भाई राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी है। दूसरा नाम है केजरीवाल का। ये हालांकि थोड़ा साथ खड़े नजर आते हैं क्योंकि उधर मनीष सिसोदिया अंदर गए, इधर राहुल गांधी का साथ दे रहे, लेकिन इनके खुद के अपने अरमान इतने बड़े हैं कि क्या ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे। तीसरा शरद पवार, उन्होंने तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसे ही खत्म कर दिया, उसमें पिन मार दिया। अखिलेश यादव, ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं गए थे। तो ये इतने बड़े बड़े नेताओं को इस नाम पर सहमति नहीं है और सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस यही सबको जो है जोड़ेंगे। कैसे? अगर राहुल गांधी को कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है तो बॉस राहुल गांधी को भी तो साबित करना होगा कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अभी हाल क्या है, सावरकर वाला बयान दे दिया उन्होंने, शिवसेना नाराज हो गई थी, फिर उन्होंने कहा अच्छा हम नहीं बोलेंगे इस पे। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सेटिंग हो गई। शिवसेना ने भी कहा कि भाई हो गया, अब इस पे कुछ नहीं होगा, तो बैकफायर कर गया। अडानी वाले मामले को शरद पवार ने सीधे खारिज कर दिया। ममता बनर्जी राहुल को नरेंद्र मोदी की टीआरपी बताती ही रही है। राहुल गांधी ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग हाल फिलहाल तक कांग्रेस में थे वो भी राहुल गांधी पर सवाल उठाकर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी जिसमें वो 50 साल रहे। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस में तो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के बारे में सोचने से पहले राहुल गांधी को पहले यह साबित करना होगा कि बॉस मैं अपनी पार्टी के लोगों को संभालने के साथ साथ विपक्ष को संभाल सकता हूं। लेकिन अभी तक तो वो ऐसा कर नहीं पा रहे, मामला उल्टा ही दिख रहा है। भाई आज की डेट में स्थिति क्या है? राजस्थान में 4 साल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा चल रहा है और अब तक इस झगड़े को सुलझाया नहीं जा सका। 4 साल से चल रहा है भाई, और अब तो और पीक पे चला गया। अभी कुछ महीने में चुनाव होने हैं और राजस्थान में सचिन पायलट एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भिड़ गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट इस धरने से राजस्थान में बड़े उलटफेर का संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी बात यह है कि यहां 2 नेता नहीं संभल रहे और वो विपक्ष का लीडर बनकर, राहुल गांधी विपक्ष का लीडर बनकर दर्जनों पार्टियों को संभाल लेंगे। कैसे बॉस? आपकी पार्टी में आपसे 2 नेता नहीं संभल रहे, प्रधानमंत्री बनकर देश संभाल लेंगे। अरे भैया पार्टी तो पहले संभालिए। इसलिए विपक्ष के दूसरे लोग राहुल गांधी की लीडरशिप से कतरा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है। भाई कांग्रेस की हालत क्या है? आपको एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, याद है? उसमें एक लास्ट में सीन आता है, वो गाड़ी में इधर से बैठता है तो उधर का दरवाजा खुलता है, वो गिर जाता है, फिर उधर वाला जो है वो घुसता है, इधर वाला गिर जाता है। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ पाती। एक समस्या को बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खुलता है, उधर से एक नई समस्या खड़ी होती है, फिर उसको बैठाते हैं तो इधर से नई समस्या, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं करते, उसको कालीन के नीचे डाल देते हैं। भाई राजस्थान एकलौता बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, फिर भी वहां भयंकर झगड़ा चल रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इसको कोई लोड ही नहीं ले रहे। संसद सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार वायनाड चले गए। राहुल गांधी इसी सीट से सांसद थे, उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी थी। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया। सचिन पायलट राजस्थान में धरने पर बैठे हैं, ये दोनों लोग वायनाड में।
क्या दौड़े दो लोग पूछ रहे हैं भाई, दौड़े दौड़े आपको राजस्थान जाकर वहां मामला देखना चाहिए था, ये वायनाड चले गए। राहुल गांधी ने जिस वाहन में सवारी की उसके आगे सत्यमेव जयते लिखा था, जबकि राजस्थान में जब कांग्रेस 2018 में जीती थी और मुख्यमंत्री बनने को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा शुरू हुआ था, तो राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाई थी और लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। ये 2018 की तस्वीर है, 14 दिसंबर 2018 की। ये उन्होंने ट्वीट की थी फोटो, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन जैसे इस पूरे तस्वीर में देखिएगा कि सफेद रंग दिख रहा है और काला, बहुत कलर्स दिख नहीं रहे, वैसे ही दोनों नेताओं के रिश्ते में कलर था ही नहीं। ऐसा ही सफेदी की चमकार थी और कुछ कुछ काला काला था। अब काला बढ़ गया है रिश्ते में। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि बॉस क्या हुआ तेरा वादा भ्रष्टाचार मिटाने का, अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी वायनाड में। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए 4 साल पहले की समस्या थी, आज तक नहीं निपटा पाए। आज की स्थिति है कि सचिन पायलट को कांग्रेस लीडरशिप किनारे लगा चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कह दिया कि सचिन पायलट का धरना पार्टी के हितों के खिलाफ है, पार्टी विरोधी है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने अशोक गहलोत के काम की तारीफ कर दी और संकेत दे दिया कि पार्टी गहलोत के साथ है। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट पर सवाल उठा दिए, इशारा कर दिया कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। एक बार सुनिए पवन खेड़ा क्या इशारा दे रहे हैं। हर पहलू पर जांच हो रही है, न केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा, तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर में आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहाँ ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए। ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस जांच करती नहीं, एजेंसीज ने की नहीं, तो इनको पता कैसे चला कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी? हर बात में बीजेपी ले आते हैं भाई। कभी तो अंदर झांकेंगे कि 4 साल पहले जो समस्या आपने कालीन के नीचे डाल दी थी, आज वही समस्या बाहर आई है। यही एटीट्यूड देश की समस्याओं को लेकर था। नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पूरी कालीन उठवाई कि हटाओ, अरे इतना गंदा, सफाई शुरू की बैंकिंग सेक्टर से लेकर हर जगह की। लेकिन यहां पार्टी के अंदर भी वही डालो। अब वहां नरेंद्र मोदी कांग्रेस की समस्या थोड़ी सुलझाएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, तो क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं? और अगर बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं तो बॉस निकालिए पार्टी से, फिर रखा क्यों है? और अगर कांग्रेस लीडरशिप को यह लगता है कि सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं, तो एक्शन लेने में देरी किस बात की है? अगर सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं तो वो उन मुद्दों को नहीं उठाते जिसमें बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र है। सचिन पायलट ने जहां धरना दिया वहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था कि वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। देखिए लिखा हुआ है। तो वो बीजेपी से मिले हैं और पब्लिक को याद दिला रहे हैं कि मैं वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की बात रख रहा हूं। बॉस ये कोई बीजेपी से मिलने की बात ही नहीं। हर चीज बीजेपी पे डालिएगा तो समस्याएं ऐसी बड़ी होती जाएंगी। पत्रकार को बोल दो, नेता को बोल दो, अपनी पार्टी के लोगों को बोल दो। गुलाम नबी ने बोला ना कि मुझे भी वो जो G20 था उनको भी बोल दिया था चिट्ठी लिखवाइए मोदी जी। लेकिन ये सब मुद्दा एक बहाना दिखता है। असली बात यह है कि यह धरना देकर सचिन पायलट ने चुनाव से ठीक पहले गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ ऐलानी जंग किया है। आज सचिन पायलट के धरने में जो तस्वीर लगी थी, इसमें कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी, गांधी परिवार तक की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। सुनिए एक बार सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। एक तरफ सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे,
लेकिन उनका धरने पर बैठने अशोक गहलोत को टेंशन में नहीं डाल रहा, क्योंकि पार्टी अब अशोक गहलोत के साथ खड़ी है। इसलिए अशोक गहलोत ने आज भी सचिन पायलट के धरने पर कुछ नहीं कहा। सचिन पायलट अशोक गहलोत के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आज अशोक गहलोत ने नया दांव खेल दिया। अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी कर यह ऐलान किया कि वो राजस्थान को 2030 तक देश का सबसे बेस्ट राज्य बनाएंगे। मतलब अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि जो स्कीम उनकी सरकार लेकर आई वैसी स्कीम किसी ने लागू नहीं की। और जब 2030 तक की बात कर रहे हैं तो संकेत दे दिया कि मैं ही सीएम रहूंगा। लेकिन यह सब जो कांग्रेस में चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, अभी हो रहा है, बीजेपी करा दे रही है। बॉस, ये सब कांग्रेस के लिए नई बात है ही नहीं। कांग्रेस नेतृत्व का इतिहास ही ऐसा रहा है जिसमें मामले को निपटाने की बजाय उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया और फिर मामला बिगड़ गया। आपको हाल फिलहाल के कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे आपको याद होगा पंजाब, अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू। आज की डेट में अमरिंदर सिंह बीजेपी में। मध्य प्रदेश, सिंधिया वर्सेस कमलनाथ। आज की डेट में सिंधिया बीजेपी में केंद्रीय मंत्री। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। अब तक झगड़ा निपटा नहीं है। राजस्थान में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। अब तक झगड़ा निपटा नहीं है। अगर आप इससे पहले का भी इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस नेतृत्व अक्सर ऐसे टकराव के मामलों को उनके हाल पर छोड़ देने में विश्वास रखती नजर आई और फिर उसका खामियाजा यह होता है कि कांग्रेस उस राज्य से सत्ता से आउट हो जाती है। अभी गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद में बताया कि कांग्रेस का हाईकमान राज्यों के उन नेताओं को सपोर्ट करता है जो कमजोर होते हैं और उन नेताओं को किनारे लगा देता है जो लोकप्रिय होते हैं। कमजोर को सपोर्ट कर रहा है और लोकप्रिय को साइड लगा रहा है। जैसे यूपी में कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को अचानक बर्खास्त कर दिया। यूपी के दिग्गज नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा का एक किस्सा है। यूपी में इंदिरा गांधी ने 1975 में मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी सोचती थी कि बहुगुणा हर काम इंदिरा गांधी से पूछ कर करे, लेकिन बहुगुणा ने कह दिया कि बैक सीट ड्राइविंग मुमकिन नहीं है और यूपी जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अपने फैसले खुद लेने होंगे। बहुगुणा ने बताया था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके बेटे संजय गांधी को बहुगुणा पूरे यूपी में उस तरह से सियासी यात्रा करवाएं जैसे उस वक्त राजस्थान और महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने करवाई थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने इंदिरा गांधी को कह दिया कि संजय गांधी अपने पैरों पर चलें, बहुगुणा के कंधे खाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। वो कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि इसी वजह से मेरी कुर्सी चली गई। हेमवती नंदन बहुगुणा को हटाकर एनडी तिवारी को इंदिरा गांधी ने यूपी का सीएम बनाया। 1980 के दौर में तो ऐसा हुआ कि यूपी में कांग्रेस ने 8 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। यह राजीव गांधी का कार्यकाल था। 1985 में राजीव गांधी ने एनडी तिवारी को हटाकर वीर बहादुर सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। वीर बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो राजीव गांधी के कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर थे, यानी कुछ खास काम के लिए उन्हें सीएम बनाया गया था। फिर राजीव गांधी ने 3 साल के अंदर वीर बहादुर सिंह को भी हटा दिया और एनडी तिवारी को फिर से सीएम बना दिया। इस तरह बार बार सीएम बदलने से कांग्रेस का यह हाल हुआ कि 1989 का चुनाव कांग्रेस ऐसा हारी बॉस कि आज तक यूपी में वापसी कर ही नहीं पाई। 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की यूपी में सीटें घटकर 94 हो गई थी। 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस की यूपी में सीट घटकर 2 सीट आई है, 2 सीट अभी 2022 के चुनाव में यूपी। इसी तरह से बिहार में 1983 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बर्खास्त किया। इसी तरह से ओडिशा में 1999 में सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम जेबी पटनायक को सीएम पद से हटा दिया। असम में जब तरुण गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच टकराव चल रहा था, तब सोनिया गांधी ने फैसला लिया था कि हेमंत बिस्व शर्मा असम में चेहरा होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का फैसला पलट दिया, कहा जाता है। आज की तारीख में बिहार हो, ओडिशा हो, असम हो, हर जगह कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ओडिशा में 23 साल से सत्ता से बाहर है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति छोटी पार्टियों की तरह होकर रह गई और असम में पिछले 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है।
तो ये कोई बीजेपी की समस्या नहीं है कि बीजेपी कुछ करवा दे रही है। बॉस, आपका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, गलत फैसलों की लंबी लिस्ट है। अच्छा, पॉलिटिक्स में गलत फैसले करना कोई नई बात नहीं है, सब पार्टियां करती हैं, किसी को पता थोड़ी रहता कि कौन सा फैसला चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन एक पैटर्न दिखता है, उसी पैटर्न को आज तक कैरी किया जा रहा है। बस उसमें एक नया हिसाब ये जोड़ दिया गया है कि अपनी गलती को बीजेपी पे डाल दो या किसी और पे डाल दो, मीडिया पे डाल दो, जुडिशरी पे डाल दो, बीजेपी पे डाल दो, ईवीएम पे डाल दो, इलेक्शन कमीशन पे डाल दो, किसी पे डाल दो, बस इतना कह दो कि मेरे से कुछ गलत नहीं हो सकता, तो बस चलाते रहिए हिसाब। अब पाठशाला में उस चीन का चैप्टर जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, फिर भी चीन अपने देश में बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को स्पेशल ऑफर दे रहा है। क्यों भाई? वो क्यों कह रहा है कि छुट्टी चाहिए तो छुट्टी लो, लेकिन भैया बच्चे पैदा करके दो? और इन ऑफर्स के पीछे क्या है चीन का प्लान, देखते हैं इसका चैप्टर। बॉस, आज की डेट में दुनिया किस बात से परेशान है? किस बात से परेशान? कि हम कितने करोड़ हुए जा रहे हैं, अपने देश के लोगों को खिलाएंगे कहां से, इतनी आबादी बढ़ रही है, पानी कहां से लाएंगे, सबके लिए नौकरी कहां से देंगे, वगैरह वगैरह टाइप की चिंताएं चल रही हैं। और इस सबसे ज्यादा इसकी टेंशन किसको होनी चाहिए थी? चीन को। भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो चीन ही है ना। लेकिन जिनपिंग के चीन में अलग खेल चल रहा है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ के पार जा चुकी है, लेकिन चीन इस चिंता में दुबला हुआ जा रहा है कि उसकी आबादी लगातार कम हो रही है। वहां के युवाओं को डेटिंग पर जाने और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छुट्टी के ऑफर दिए जा रहे हैं। छुट्टी दे रहे हैं भाई कि बच्चा पैदा करके आओ। इतना ही नहीं, बिना शादी के बच्चा पैदा करने के लिए अलग से स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं। इसके लिए ऑफिस से छुट्टी चाहिए, ले लो, बॉस की टेंशन मत लो। कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी चाहिए, कोई लीव एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ बच्चे पैदा करो। आपने ऐसा सुना था आज तक? लोग कहते हैं जाओ कमा के आओ, जाओ कुछ बड़ा करके आओ, जाओ कमाल दिखाओ दुनिया में। यहां कह रहे हैं जाओ बच्चे पैदा करके आओ। और ऐसे ऐसे ऑफर है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपके मन में भी आ रहा होगा कि चीनी ऑफर दे क्यों रहा है भाई? 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वो बच्चे पैदा करने क्यों कह रहा है? इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, और उस वजह में इंडिया भी शामिल है। लेकिन वो वजह क्या है आपको आगे बताऊंगा। पहले चीन का बच्चा पैदा करो वाला स्पेशल ऑफर सुनिए। चीन की सरकार के ऑफर्स के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिर बताऊंगा चीन का प्लान क्या है। ऑफर सुनिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स तक को कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। उनसे कह रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट से कि अगर डेटिंग करनी है तो 7 दिन की छुट्टी ले लो। ऑफर में छुट्टी मिल रही है भाई, डेटिंग करो, बच्चे पैदा करो। बिना शादी के बच्चे पैदा करने को लीगल मान्यता दे दी है कि अच्छा तुमको टेंशन आती है कि शादी कैसे करें, डर लगता है, शादी मत करो लेकिन बच्चे करो। अच्छा, इसके साथ साथ मेडिकल खर्च की सुविधा भी कह रही है सरकार कि हम देंगे, तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल हम भरेंगे, तुम बच्चे तो पैदा करो। कॉलेज स्टूडेंट से स्पर्म डोनेट करने की अपील की जा रही है। इसके बदले में 85,000 रुपए तक देने की ऑफर है। वो विक्की डोनर फिल्म आई थी ना, वही वाला काम। कह रहे कि तुम करो, 85,000 रुपया देंगे। मैरिड कपल को 1 महीने की पेड लीव मिल रही है कि तुमको पैसा भी देंगे, घर पे भी रहो, बच्चा भी पालो, लेकिन बच्चा पैदा करो। मतलब छुट्टी के दौरान पूरी सैलरी दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के नाम पर। 3 साल तक बच्चे की परवरिश के लिए 7500 युआन यानी करीब 90,000 रुपए सालाना मिलेंगे। दूसरा बच्चा पैदा कर देने पर और रकम बढ़ जाएगी, 11,000 युआन यानी 1,31,000 रुपए मिलेंगे। और तीसरा कर दिए तो सरकार कंधे पे घुमाएगी ऐसा लग रहा है, 19,000 युआन यानी करीब 2,26,000 रुपए सालाना देगी सरकार। किसी के भी दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाए कि बहुत चीन में ये चल क्या रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, बच्चों को पालने के लिए जरूरी सामान पर सब्सिडी का भी ऑफर है। कमाल की बात यह है कि 1980 में चीन ने कहा था कि 1 बच्चा पैदा करो, अब कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो। उस समय आबादी रोकने के लिए कानून लाई थी, क्रूरता का डंडा चलाया था। अब आबादी बढ़ाने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रही है। मतलब आपको ना कहने का मौका ही नहीं दे रही। सर कैसे बच्चा करेंगे, छुट्टी नहीं, छुट्टी लो। सर कैसे बच्चा करेंगे, पैसा नहीं, पैसा लो। सर हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे, लो मैं भर रहा हूं। सर घर कैसे चलाएंगे, लो घर का पैसा दे रहा हूं। मतलब आप ना ही नहीं बोल पाएंगे। मतलब ऐसा घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं कि कुछ मेरे ऊपर जाने के पहले लल्ले की शक्ल दिखा देते, लल्ली की शक्ल दिखा देते।
तो वैसी हालत है। ये दिन आ जाएंगे कुछ दिन में, देखिएगा जिनपिंग कहेगा कि मैं बच्चा खिलाऊंगा भी, तुम पैदा तो कर। आज की तारीख में चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 140 करोड़ प्लस की आबादी है, फिर भी इसे आबादी बढ़ानी है। इसकी वजह क्या है, इसमें इंडिया का एंगल क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके आपको चीन के आबादी के बारे में दिखाता हूं कि चीन की आबादी को थोड़ा समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि चीन में ये चल क्या रहा है। चीन की आबादी को अगर आप देखेंगे उम्र के हिसाब से, तो 1 से 20 साल की आबादी, मतलब जो लोग 1 से 20 साल की आबादी वाले हैं, ऐसी आबादी 23%, 23% चीन के अंदर। 20 से 40 वाले 20 to 40 इयर्स, ऐसे लोग चीन के अंदर करीब 27% है। तो मतलब 1 से 40% के बीच में अगर आप मिला लीजिए तो करीब करीब 50% आबादी बैठती है। 40 से 50 साल वाले कितने हैं चीन के अंदर? ये हैं 14%। 50 से 60 वाले कितने हैं? ये हैं करीब 17%, 17%। और जो 60 प्लस हैं और 100 तक हैं, 60 से 100 साल, ये करीब बैठते हैं 19%, 19%। तो ये एक तरफ तो ये आबादी है जिसको अगर आप मिला दीजिए तो ये 50% बैठती है। लेकिन जो बाकी की आबादी है 50%, ये बैठती है 40 से 100 साल के बीच। और रिटायर्ड लोग कितने हैं चीन के अंदर? रिटायर्ड लोग आज की डेट में चीन के अंदर हैं करीब 36%, 36%। क्योंकि ये 50-60 साल वाले भी हो गए और ये 60 से ऊपर वाले भी हो गए, तो बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोग हैं। अब चीन की सरकार का थॉट प्रोसेस ये है कि बॉस, ये जो 36% है जो रिटायर हो गए, ये मेरे किसी काम के नहीं है भाई। 40 से 50 साल के लोग अगले 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, यानी वो भी देश के लिए उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए चीन की सरकार इस टेंशन में है कि ये 36% का तो बोझ उठा रहे हैं, इसमें प्लस 10% कर दो, तो मतलब आधी करीब 50% आबादी का हम बोझ ही उठाएंगे और ये मेरे किसी काम के भी नहीं होंगे। तो वो फ्यूचर देख रही है, वो नागरिकों से कह रही है कि बच्चे पैदा करो, ऑफर दे रहा हूं लेकिन करो। चीन की चिंता इस बात से भी है कि भारत तेजी से बढ़ती महाशक्ति है, हमारे यंग फोर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए चीन को अपनी वर्कफोर्स बढ़ाने का बहुत प्रेशर है, क्योंकि इंडस्ट्री और कारखाने चलाने के लिए युवा आबादी की बहुत जरूरत है। वैसे ही इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होने वाली है और हो रही है धीरे धीरे। जो बच जाएगी वहां काम कौन करेगा? आधी आबादी तो रिटायर हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 2025 तक 1 करोड़ स्किल्ड वर्कर की कमी होगी। 1 करोड़ स्किल्ड वर्कर की कमी होगी। 2025 तक 3 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स की कमी आ जाएगी। 2019 से 2022 के बीच में 4 करोड़ वर्कफोर्स रिटायर हो गई। आज की तारीख में 3 लाख हाई स्किल्ड वर्कर की कमी चल रही है। 2050 तक 1/3 से ज्यादा आबादी लेबर फोर्स से बाहर हो जाएगी। उनकी सरकारी इंसेंटिव पर निर्भरता बढ़ जाएगी। यही सब सोचकर जिनपिंग परेशान है कि इंडिया के पास कंपनियां भी जा रही हैं, दुनिया भर के लोग निवेश भी कर रहे हैं और उनके पास उस निवेश से जो फैक्ट्रियां बनेंगी, जो काम आएगा, उसमें काम करने के लिए युवा भी है। हमारे यहां सब रिटायर हो रहे हैं। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर युवाओं की आबादी इसी तरह घटती चली गई तो उसकी तो लंका लग जाएगी बॉस। वैसे ही कोरोना के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन छोड़कर जा चुकी है, जो भारत को एक नए ऑप्शन के रूप में देख रही हैं। आज चीन को इस बात का एहसास हो रहा है कि 1980 में लिया गया एक फैसला आज उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। 1980 में लागू हुई वन चाइल्ड पॉलिसी से कैसे चीन की आबादी गिरती चली गई, इसके बारे में भी सुनिए। चीन में पैदा होने वाले बच्चे, इसी चीन की आबादी को देखिए, चाइना का बता रहा हूं। चाइना 1981 में एक साल में 2 करोड़ 92 लाख बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा हुए, ठीक है। 2000 में, उससे करीब 20 साल बाद
1,77,00,000 पैदा हुए, मतलब करीब करीब 1 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए। और 2022 आते आते ये घटकर 99,60,000 बच्चे रह गया। मतलब चीन में एक साल में 1 करोड़ बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। इसलिए भाई टेंशन में है जिनपिंग, दुनिया भर से लड़ता फिर रहा है, इधर भी पैर पसारेगा, उधर भी घुसेगा, इधर भी नाक घुसाएगा। लड़ने के लिए सैनिक कहां से लाएगा भाई? वो 60 साल वालों को थोड़ी भेजेगा। चीन में अभी ज्यादातर लोगों के पास एक ही संतान है। इसकी पहली वजह तो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जो पिछले 40 साल में चीन की सोसाइटी का एक तरह से कल्चर और आदत बन चुकी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह बढ़ती महंगाई है। चीन में बच्चों की परवरिश और पढ़ाई बहुत महंगी है। वहां शहरों में लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, सड़क पर भीड़ ही भीड़ है। इसलिए चीन के लोगों की सोच एक बच्चे तक सीमित ही हो गई है। वो चाहते ही नहीं कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा किया जाए, क्योंकि सरकार तो 3 साल तक के लिए पैसा देगी। फिर कौन पालेगा? फिर तो पब्लिक को ही पालना है। 3 साल के बाद ही पढ़ाई का खर्चा शुरू होता है। इसलिए लोग वन चाइल्ड में खुश है कि भैया तुम अपना पैसा अपने पास रखो, तुमको ज्यादा मन आ रहा है तो तुम 2-4 और पैदा कर लो, हमसे ना कहो। अब देखते हैं चीन की ये आबादी बढ़ाने वाले ऑफर्स कितने काम आते हैं। तो चीन में तो ऑफर नहीं चल रहा। चीन की सरकार चाह रही है कि लोगों को बताए तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी बच्चा पैदा करने से, लेकिन लोग अभी मान नहीं रहे। लेकिन यहां इंडिया में किसी की लॉटरी लगी है, बच्चा पैदा करने वाली नहीं, दूसरी लॉटरी कह रहा हूं, पॉलिटिकल लॉटरी लगी। पाठशाला में अब पॉलिटिक्स का वो चैप्टर जो आपको बताएगा कि कैसे ममता बनर्जी का पत्ता कट गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बड़ी लॉटरी लग गई। और केजरीवाल की पार्टी के बड़े प्रमोशन के पीछे की असल कहानी क्या है। भाई 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, कितने ही महीने बचे हैं और बड़े बड़े नेता, सारी पार्टियां इसी होड़ में लगी हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने का दम और प्लान कैसे सिर्फ उनके ही पास है। मैं ही हूं जो नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा, ये सब साबित कर दे और खुद को पीएम पद का दावेदार घोषित कर दे। अब इस बीच अचानक चुनाव आयोग ने वो कर दिया जिससे ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन निकल गई और केजरीवाल बम है कि मजा आ गया बॉस। दरअसल चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। आज इस पर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि चुनाव आयोग का नया आदेश क्या है। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को बदल दिया है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल गया है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। मतलब ममता बनर्जी के अरमान है पीएम बनने के और उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही और अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, नेशनल पार्टी। अब बताता हूं कि चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद देश में राष्ट्रीय दल कितने, आज इसको डिटेल में समझिए कि नेशनल पार्टी बनते कैसे हैं, केजरीवाल की पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बन गई, ममता बनर्जी की पार्टी क्यों बाहर हो गई। इस वक्त देश में जो राष्ट्रीय दल है, मतलब नेशनल पार्टीज, उसमें कौन कौन है? एक तो बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, तीसरी बीएसपी है, मायावती की पार्टी, चौथी जो है वो सीपीआईएम है, लेफ्ट सीपीआईएम, फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसकी मेघालय में सरकार है। आम आदमी पार्टी छठी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी। पहले इसमें टीएमसी भी होती थी लिस्ट में, वो बाहर हो गई, एनसीपी होती थी, वो बाहर हो गई। राष्ट्रीय दलों के क्लब में आम आदमी पार्टी की एंट्री सबसे नई है और उनका जोश हाई है, होना भी हो चाहिए भाई, एकदम अभी कुछ साल पहले आए थे और राष्ट्रीय पार्टी बन गए। बहुत दिन बाद उनको जश्न का मौका भी मिला, नहीं तो बेचारे पीएम की डिग्री पे सवाल उठाते रहते थे, मनीष सिसोदिया के बारे में बचाव करते रहते थे। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पिछले कुछ अरसे से आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, तो पार्टी क्या करेंगे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे उनके नेता जेल में हैं, नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और ये भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आए थे, तो इमेज की चिंता हो रही थी, तो क्या ही पार्टी करेगा आदमी। लेकिन अब जब नेशनल पार्टी बन गए तो पार्टी कर रहे हैं।
केजरीवाल बड़े मौके पर दोनों नेताओं को भी याद कर रहे हैं। एक बार पहले केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग कैसे मिला और ममता बनर्जी का पत्ता क्यों कटा। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलके उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। केजरीवाल जी हर जगह वो ले आते हैं, मनीष सिसोदिया, भगत सिंह वगैरह वगैरह। लेकिन दरअसल चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को 3 तरह की मान्यता देता है। अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की पार्टी होती है। एक होती है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी जिसको कहते हैं। एक होती है, और ये राष्ट्रीय पार्टी में ये 6 दल जो है वो आपको दिखा रहा हूं। एक होती है स्टेट पार्टी जो कि राज्य की पार्टी होती है, और एक होती है रजिस्टर्ड पार्टी। ये सब जानना चाहिए आपको, इतना वोट देने जाते हैं, एक एक चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 तरह की पार्टी होती है। जिन शर्तों के तहत चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है, वो शर्तें द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में तय की गई। और आपको बताता हूं कि किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि सर थोड़ा देख लेते, मुझे राष्ट्रीय पार्टी बना देते। ऐसा नहीं होता है, नियम तय। 3 शर्तें हैं और आपको किसी एक शर्त को पूरा करना जरूरी होता है। पहली शर्त यह है कि भाई पार्टी जो है आपकी, उसको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का एक तो दर्जा मिला होना चाहिए। तो 4 राज्यों में पहले तो आपकी पार्टी स्टेट पार्टी होनी चाहिए, मतलब 4 राज्यों में प्रेजेंस हो, वहां स्टेट पार्टी हो। दूसरी शर्त है कि 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें आपने जीत ली हो। तीसरी शर्त यह है कि लोकसभा या विधानसभा चुनावों में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों और 4 लोकसभा सीटें कम से कम उसने जीती। इन 3 में से कोई एक भी पूरा कर लीजिएगा तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की पहली शर्त पूरी कर ली, जिसके बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की शर्त को कैसे पूरा किया वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी इसलिए बन गई, आप आम आदमी पार्टी, इसका अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे गुजरात में, ये आपको वोट प्रतिशत बता रहा हूं। गुजरात में इनको कितना वोट प्रतिशत मिला, अभी चुनाव लड़े थे ना, तो करीब करीब 12.92 यानी 13% के करीब इनको वोट मिला। गोवा में इनको 6.77 यानी करीब करीब 7% के करीब वोट मिला। पंजाब में इन लोगों को बम्पर वोट मिला भाई। पंजाब में इनको जो है 42.01% वोट मिला। और दिल्ली में तो इनकी बम्पर जीत हुई ही है, तो दिल्ली के अंदर इनको करीब 53.6% वोट मिला। तो 4 राज्यों में आपके पास 6% से ज्यादा वोट है, 6% प्लस, और कम से कम 2 विधायक भी हैं हर जगह पर इन 4 में। भाई देख रहे हैं ना, यहां पे भी अगर ये गोवा में 6% से नीचे आ जाते तो मामला अटक जाता। 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 4 राज्य हो गए और हर जगह कम से कम 2 विधायक हैं इनके पास। तो इसलिए इन राज्यों में आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल गया, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त पूरी कर ली, क्योंकि इन 4 राज्यों में स्टेट पार्टी बन गई। तो ऐसे बनते हैं नेशनल पार्टी। अब आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदे क्या मिलते हैं। पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी उस चिन्ह का इस्तेमाल कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार सिर्फ एक प्रस्तावक के जरिए भी चुनाव में नामांकन दाखिल कर सकता है।
राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस खोलने का हक मिल जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पर कोई बंगला या जमीन देती है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी 40 स्टार प्रचारक उतार सकती है। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्चा पार्टी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव के दौरान सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रचार के लिए टाइम स्लॉट भी मिलता है। तो ये सब फायदा हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो खुश है, ममता बनर्जी का पत्ता कट गया तो वो परेशान है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा राहुल गांधी, तंदूरी चिकन और शराब की ग्लास वाली फोटो का सच क्या निकला। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल की जा रही है और इस तस्वीर में राहुल जी के सामने मेज पर खाने का सामान रखा है। तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि खाने में तंदूरी चिकन के साथ ग्लास में शराब भी परोसी गई। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। हमने इस तस्वीर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही राहुल गांधी की यह तस्वीर फर्जी है। असली तस्वीर में राहुल गांधी के सामने मेज पर ड्राई फ्रूट्स के साथ शराब की ग्लास नहीं थी, बल्कि चाय की ग्लास थी और तंदूरी चिकन भी नहीं था। उसकी जगह क्या है वो आपको दिखा रहा। तो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं असली तस्वीर है, चाय पी रहे हैं राहुल गांधी, और बाईं तरफ फेक तस्वीर है जिसमें जो चाय की ग्लास है उसको फोटोशॉप करके हटा दिया गया और उसकी जगह शराब की ग्लास रख दी गई। तो पाठशाला में आज के लिए इतना ही। अब 10 बजे में देखिए